हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था सर्टिफिकेट्स को लेकर, ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट में जो कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं कि किन सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा और किस किस सर्टिफिकेट को बनवानी है। तो आप उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मैंने जो 23 पेजेस के जो नोटिफिकेशन आई थी उनकी एक समरी दी है, तो आप लोग उसे पूरे प्रेजेंटेशन के साथ में, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर डाउट नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ 6% का कॉन्सेप्ट क्या था उसे भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ उस चैनल को, उस वीडियो को ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं इस प्रकार की जानकारी लाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो इन योर एजुकेशन ग्रुप। ओके, तो आज मैं लेके आई हूँ ये जेट का सिलेबस जो हिस्ट्री का है, ठीक है, जेट का सिलेबस में मैं लेके आई हूँ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो लेक्चरर बनने का सुनहरा मौका देगा आपको। और ये काफ़ी समय के बाद आया है ये, तो आप लोग, और ये कब आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये हवा की झोंका की तरह आती है और वो चली जाती है, फिर कब आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पूरी जो जान से मेहनत करो और पूरी मेहनत के साथ इसे क्वालिफाई करो, क्योंकि लेक्चरर बनने का बस यही एक आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। तो चलते हैं हम लोग, और इतना जान लो कि कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले उसकी सिलेबस को जाननी बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो इधर उधर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और किसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी होगी तो उसे भी जानने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए, बट ये लेक्चरार के लिए है, तो थोड़ी उसकी अदर जो आप लोग वनडे एग्ज़ाम की पढ़ाई करते हो उससे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी अधिक होगी, और जो नेट के एग्ज़ाम है उससे डिफ़िकल्टी थोड़ी कम होगी। तो यानी कि ये पैरेलल में चलेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस की ओर कि आखिर हम लोग को हिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है, वो भी जेट के लिए। तो फर्स्ट में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और प्राचीन इतिहास के बारे में हमें क्या क्या पढ़नी है तो उसे हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है? प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद एवं मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के महाजनपद में 16 जनपद थे, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, शुरू से, ठीक है, यहाँ से शुरू करती हूँ। देखो, प्रागैतिहासिक काल में हमें क्या पढ़नी है? पाषाण युग, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और पाषाण युग में भी, पाषाण युग को भी 3 युगों में बांटा गया है, ठीक है। कुछ जो इसमें निम्न ये तीनों 1 2 3, देखो इसे पहले बांटा गया है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये भी पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। उसके बाद ये मध्य पाषाण, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना कि मध्य 2 बार है, ये मध्य पुरापाषाण काल है और ये मध्य पाषाण काल। और मध्य पुरापाषाण काल पाषाण युग का ही एक भाग है, ठीक है। और इसमें इसके अलग एक अपनी विशेषताएं थी कि मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो, उसकी जो साइज़ थी वो छोटी होने लगी थी, है ना। जब वो शिकार करते थे उनकी साइज़ छोटी होने लगी थी। मध्य का पाषाण काल के क्षेत्रों को स्पेसिफाई किया गया है कि ये मध्य पाषाण काल के क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों को भी आप लोग को याद करनी पड़ेगी। जैसे देखो बागौर, है ना, ये सब क्या है? तो ये सब क्षेत्र ऐसे इसी तरह आएंगे, अन्य बहुत सारे आएंगे, नवदा टोली, ये सारे कई क्षेत्र हैं जिसे आप लोगों को चुनने के लिए आएगा कि ये क्षेत्र किस काल के हैं। ताम्रपाषाण काल के, नवपाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, तो ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो आप लोगों को इन जगहों के भी नाम याद रखने हैं और ये किस जगह पर है, ठीक है। जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा, ठीक है, ये राखी गढ़ी, ठीक है, नवदा टोली,
नौदा टोली, ये क्षेत्र किन किन जगहों पर है और किस काल से संबंधित है, ठीक है। और सबसे एक जहाँ से धान के जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वो, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को याद रखनी है। तो आगे हम लोग जब जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो आप लोगों को ये आप लोगों को मिलते जाएंगे। तो ये ताम्रपाषाण काल है, ठीक है। और देखो सिंधु सभ्यता, आप लोग सभी परिचित होंगे कि सिंधु सभ्यता आप बचपन से क्या 6 से आप पढ़ते आए होंगे कि सिंधु सभ्यता है कौन सी सभ्यता है ना। और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा, सबसे पहला 6 चैप्टर में यही है कि सिंधु 6 क्लास की चैप्टर एनसीईआरटी में यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु नाम क्यों पड़ा, ठीक है, सिंधु घाटी क्यों पड़ा, तो वो भी है आंसर, ठीक है। और देखो हड़प्पा सभ्य और मोहनजोदड़ो को भी पढ़ना है, धौलावीरा और काजीबंगा, लोथल, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र हैं, है ना। और इनकी जो विशेषताएं हैं उनको पढ़नी है। इनके जो खुदाई किसने स्टार्ट की थी, लोथल कहाँ है, इस यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लोथल में क्या होता था, तो यहाँ पर व्यापार होता था यहीं से, ठीक है। उसके नगर जीवन कैसी थी, नगर नियोजन कैसी थी, है ना, कि इसकी जो सड़कें थे वो समकोण पर काटती थी, ठीक है। और बहुत ही इसकी जो नालियाँ था बहुत ही अच्छी सुदृढ़ थी, ठीक है। वो जो कोई पक्के ईंटों से बने थे, है ना, घर, और कोई कच्चे ईंटों से भी बने थे। इस तरह की इसकी नगर नियोजन की व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर कृषि, उद्योग, व्यापार, यहाँ किस चीज़ के व्यापार अधिक होती थी, है ना, मनके का उद्योग था, ठीक है, हड़प्पा में। उसके बाद धर्म पढ़ेंगे, संस्कृति, धर्म संस्कृति में एक साक्ष्य मिला है जहाँ से एक जो स्त्री की गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मिले, यानी कि जो प्रकृति की पूजा को ये साक्ष्य बनाता है, ठीक है। और पतन के कारण क्या हुए, कैसे इसका पतन हुआ, बाढ़ से हुआ, भूकंप से हुआ, या बाहरी आक्रमण से हुआ, इस तरह के साक्ष्य यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहना और प्लीज़ मेरे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसे पूरी देखना और सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करना, ठीक है। साथ ही साथ देखो वैदिक सभ्यता में क्या थी, हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल में फिर राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, किस किस तरह के वहाँ पर थे, मंडल थे, कुल था, ठीक है, कुल, मंडल, इस तरह के हम लोग पढ़ेंगे। सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक की थी, वहाँ पर जो वैदिक काल में जीवन यापन का साधन क्या था। फिर वैदिक साहित्य, है ना, एक वैदिक साहित्य की पूरी आप लोग को दे दूँगी कि क्या क्या हमें पढ़ना है, जो कौन कौन से साहित्य यहाँ पर फेमस थे, ठीक है। और देखो फिर हम महाजनपद काल और मगध साम्राज्य, महाजनपद काल में जो 16 जनपद थे उनमें से एक था मगध, जो काफ़ी उन्नति में था, सबसे उन्नत था, ठीक है, मगध साम्राज्य। और वही मगध जनपद ही मगध साम्राज्य के रूप में आगे बढ़ा। तो 16 जनपद, बिंबिसार, अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, महापद्मनंद के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे जैन और बौद्ध, है ना, इन पर भी हम लोग बहुत सारे फैक्ट होते हैं, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, जो बौद्ध 3 धर्मों में भी जो जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ा तो वो कई शाखाओं में बटने लगा। तो वही हो गया हीनयान, महायान, है ना, और वज्रयान। फिर जैन धर्म पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग पहुँचेंगे मौर्य साम्राज्य की ओर। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि देखो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, जो अशोक, है ना, अशोक की धर्म नीति कैसी थी, धम्म, ठीक है, धम्म। और वो किन किन क्षेत्रों में जाके उसके पुत्र थे, ठीक है, किन किन क्षेत्रों में जाके जो अपने धर्म का प्रचार के, धम्म का प्रचार करने के लिए गए, जैसे श्रीलंका गए, है ना, विदेशों में भी गए, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया, ठीक है। तो इस तरह के पढ़ेंगे हम लोग। और मौर्योत्तर काल भी पढ़ेंगे हम लोग। मौर्योत्तर काल में हम लोग जो विदेशी आक्रमण हुआ, उसके बाद जब यहाँ पर विदेशियों का आक्रमण हुआ और यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया, जैसे शुंग वंश, कान्व वंश, सातवाहन वंश, इंद्रगुप्त, कुषाण, ये सबसे फेमस था कनिष्क, कुषाण वंश का कनिष्क, है ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर शैली पढ़ेंगे, गांधार शैली, जो ये सब क्या है, बुद्ध मूर्ति के शैली है, गांधार शैली,
मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ बनी है, अमरावती कला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर गुप्त साम्राज्य आएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे भी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें साहित्य, विज्ञान और कला, ठीक है, मंदिर भी पढ़ेंगे। साथ आर्यभट्ट है ना, गुप्त साम्राज्य में आर्यभट्ट काफ़ी फेमस थे, कालिदास, बराह मिहिर, ठीक है। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में आएंगे, है ना, जिसमें हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, उसकी यात्राएं। फिर ये पाल, राष्ट्रकूट और चोल पढ़ेंगे, ये तीनों पैरेलल में चलेंगे। फिर ये देखो प्राचीन भारत की संस्कृति और विज्ञान पढ़ेंगे, है ना, तक्षशिला पढ़ेंगे, ठीक है, नालंदा, फिर संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, ये साहित्य पढ़ेंगे। फिर स्तूप, गुफाएं, मंदिर, ये सभी होंगे। अब हम लोग आएंगे मध्यकालीन, जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले तो 750 से 1200 तक चलेगा प्रारंभिक मध्यकाल, ठीक है। ये सल्तनत काल जब आया था, दिल्ली सल्तनत, उससे पहले का काल था, 750 से 1200। इसमें कौन कौन से थे? जैसे गुर्जर प्रतिहार थे, ऊपर गुर्जर प्रतिहार थे, फिर राष्ट्रकूट थे, फिर पाल वंश थे, फिर चोल साम्राज्य में, जिसमें देखो राजराज चोल था, है ना, फिर राजेंद्र चोल था, ठीक है, ये दोनों काफ़ी फेमस थे, ठीक है। और चोल प्रशासन भी पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक विकास, फिर मंदिर स्थापत्य, द्रविड़ शैली, ठीक है, जो साउथ में होती थी, यहाँ पर ये द्रविड़ शैली फेमस थी। फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, गुलाम वंश, ठीक है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, है ना, 5 वंश हुए थे। गुलाम वंश तो देखो क्या हो जाएगा, गुलाब, ट्रिक भी, जहाँ पर हम लोगों को ट्रिक की ज़रूरत हुई तो वहाँ पर हम लोग ट्रिक भी अपनाएंगे, ठीक है। गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, है ना, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, तो इस तरह के हम लोग पढ़ेंगे। और देखो मध्यकाल में ही हमें मुगल वंश पढ़नी है। फिर देखो ये सूफी से भी प्रश्न आते हैं, मुगल प्रशासन पढ़ेंगे। फिर मुगलोत्तर काल में क्या हुआ था, मुगल का पतन होने लगा और उसमें क्षेत्रीय राजवंश उगने लगे थे, उनका उत्थान हुआ, जैसे मराठा, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था इसी समय। फिर प्लासी की लड़ाई भी हम लोग पढ़ेंगे। और देखो प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सत्ता का प्रारंभ हुआ और इसके बाद ही आधुनिक युग की जो हम लोग आधुनिक साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो इसमें सूफी में देखो हमें क्या क्या पढ़नी है, कादरी, यहाँ पर देखो तुलसी, जो इधर है चिश्ती संप्रदाय, फिर सुरावर्दी, कादरी, ये सूफी सिलसिले हैं, ठीक है। चिश्ती, सुरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव इन पर क्या पड़ा। फिर हम लोग गुरु नानक को पढ़ेंगे, तुलसीदास, मीराबाई, रामानुज, कबीर, है ना, ये सारे पढ़ेंगे। अब फिर हम लोग आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और देखो यूरोपीय कंपनी का आगमन और अंग्रेजी सत्ता का उदय, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, है ना, ये सभी पढ़ेंगे हम लोग। बक्सर का युद्ध, है ना, कंपनी शासन की स्थापना और उसका विस्तार। फिर कंपनी शासन और प्रशासनिक सुधार कैसे हुए, जैसे द्वैध शासन हुई थी, ठीक है। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आई, फिर वॉरेन हेस्टिंगसन, कॉर्नवालिस और ब्लेजली, ये सब क्या क्या काम किए, इनके नीतियाँ क्या थी। हाँ ये, और ये देखो ये से इससे तो प्रश्न आएंगे ही, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी, महालबाड़ी, ठीक है। और प्रारंभिक विद्रोह और प्रतिरोध पढ़ेंगे, जैसे संथाल विद्रोह हुआ था, भील, मुंडा, कोल, कुकी, है ना, तो ये सारे जो स्थानीय विद्रोह हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सैनिक विद्रोह पढ़ेंगे 1857 का, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। फिर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा जाएगा हम लोगों को, इसमें बहुत सारे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था। फिर दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ईसाई मिशनरियों ने क्या क्या योगदान दिया था, जैसे बहुत सारे कॉलेज खुले हुए थे, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सत्य शोधक समाज, है ना, ज्योतिबा फुल्ले, राधा कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, तो ये सारे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ से आंदोलन शुरू होगी तो उसमें से क्या होगा, इसे भी हम लोग 3 चरणों में बांटेंगे। जैसे देखो पहला है प्रारंभिक चरण में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, प्रारंभिक चरण में,
ठीक है। और उसके बाद प्रारंभिक कांग्रेस के उदय और कार्य पढ़ेंगे, उसमें दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ेंगे। फिर उग्रवादी चरण आता है ख में, उसमें कौन सा पढ़ेंगे, तो ये भी प्रश्न आती है कि अब बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक उग्रवादी चरण के एक नेता का नाम दिया रहेगा, तो उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन गरम दल का नेता था और आपको चुनना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, यूजीसी नेट में ये प्रश्न आई हुई थी। उसके बाद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बंग भंग, स्वदेशी, इस तरह के गदर पार्टी है ना, भगत सिंह, ये सब सारे अनुशीलन समिति, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ठीक है। इसी पैरेलल में मुस्लिम जो 1905 ईस्वी के बाद जो बंगाल विभाजन हुई 1905 ईस्वी में, उसके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद गांधी युग पढ़ेंगे, तो गांधी युग में तो आप लोगों को पता ही होगा कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन हुई थी, है ना, गोलमेज सम्मेलन हुई थी ना, ठीक है। ये सारे गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। और देखो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भूमिका, ठीक है, ये सारे हुए थे। और नेक्स्ट देखो संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार में क्या हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आई थी 1919 ईस्वी में, फिर साइमन कमीशन आई 1927 ईस्वी में। इसी तरह ये जो दिया हुआ है तो आप लोग को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसे सीक्वेंस बाय सजाएं। तो सबसे पहले इसे भी ये भी याद रख लेना, देखो मैं ऐसे नहीं कि सिलेबस लाई हूँ तो यूँ ही मतलब ला के छोड़ दी, तो इसे भी सीक्वेंस में आप लोग याद कर लेना, ठीक है। देखो पहले मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, साइमन कमीशन 1927 में, फिर गांधी इरविल समझौता 1931 में, फिर भारत सरकार अधिनियम आई थी 1935 में। तो ये कहा गया है कि जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था वो हमारे बहुत से अंश हमारे संविधान में लाए गए हैं, है ना। इसके काफ़ी सारे जो अंश हैं वो हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए, हमारे संविधान में जो बना हुआ है उसमें। और क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और विभाजन और स्वतंत्रता, ये सारे 1947 आएंगे, ठीक है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत और जिन्ना की भूमिका, है ना, 1947 का विभाजन, भारत पाकिस्तान निर्माण, स्वतंत्रता की प्राप्ति और इसके परिणाम, ये सारे इतने सारे हमें पढ़ने हैं। और सारे को मैंने ऐसे तोड़ दिया है कि आप लोगों के दिमाग में पूरे आप लोगों के दिमाग में घुस गई होंगी कि हमें किस किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो थोड़ी टफ है ना, और जो न्यू है तो उनके लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग अपने सिलेबस की ओर। तो सबसे पहले हम लोग किसे करेंगे, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें प्राचीन भारत को स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनेंगे ही, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।